पास आओ मेरे प्यारे बच्चों और मेरे चारों ओर इकट्ठे हो जाओ। मुझे, इस बूढ़े कहानीकार को, जिसने अपनी गिनती से ज्यादा चांद देखे हैं, तुम्हें प्राचीन भारत के दिल से एक कहानी सुनाने दो। मेरा नाम धनंजय हूं और मैं कभी एक शानदार राज्य में एक कवि हुआ करता था। हमने इसे गुप्त साम्राज्य कहा। एक ऐसा समय जब हमारी भूमि ज्ञान और समृद्धि की रोशनी में नहाई हुई थी। कल्पना करो एक बहुत पुराने समय की, जब गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर फल फूल रहे थे। यह साम्राज्य चौथी से छठी सदी तक फैला, लगभग 200 साल की चमक। इसका हार्टलैंड आज के बिहार और उत्तर प्रदेश। यह उस बारे में है कि बहादुर राजाओं, समझदार विद्वानों और टैलेंटेड आर्टिस्ट से भरी है। यह मेरी मेमोरी है, अतीत का एक कीमती उपहार जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि गुप्तों की कहानी तुम्हें हमारी शानदार विरासत देगी। हर बड़ी नदी एक छोटी विनम्र धारा के रूप में शुरू होती है और इसी तरह हमारा शानदार साम्राज्य भी शुरू हुआ। यह सब श्री गुप्त नाम के एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति से शुरू हुआ। वह संस्थापक थे, पहले राजा जिन्होंने नींव रखी। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच ने मगध क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करने के लिए लगन से काम किया, जो आने वाली महानता के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। असली टर्निंग पॉइंट श्री गुप्त के पोते आया। उनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। उन्होंने समझा कि गठबंधन उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि सेनाएं। उन्होंने कुमार देवी से शादी की। उन्होंने अपने और कुमार देवी की इमेज वाले सोने के सिक्के जारी किए। उन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई। श्री गुप्त ने दीपक जलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने तेल डाला, जिससे वह सदियों तक चमकेगा। समझदार चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन उनके बेटे को मिला, एक ऐसे आदमी जो शायद हमारे साम्राज्य का सबसे महान योद्धा था। उनका नाम समुद्रगुप्त था, समुद्र का रक्षक। वह एक सैन्य प्रतिभा थे, ऊर्जा का एक बवंडर। उपमहाद्वीप को एकजुट किया। उनके अभियान हिमालय से लेकर दक्षिण की नदियों तक फैले थे। हाथियों की गर्जना वाली सेना, तेज घुड़सवार सेना, अनुशासित पैदल सैनिक, एक रणनीतिकार और निडर योद्धा के नेतृत्व में। प्रयाग के स्तंभ पर खुदा शिलालेख उसकी सैन्य उपलब्धियों का विवरण देता है। उन्होंने उत्तर के शासकों को उखाड़ा और उनकी जमीनों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। फिर दक्षिण की ओर बढ़ा, कई राजाओं को हराया, पर चतुर नीति अपनाई, ट्रिब्यूट लिया और उन्हें वत्सल के रूप में बहाल किया। सबसे अद्भुत, वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह शिक्षा और कलात्मक प्रतिभा के संरक्षक थे। उनके सोने के सिक्के उन्हें बैठे वीणा बजाते दिखाते हैं। पराक्रमी समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल को अक्सर गुप्त साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का एब्सोल्यूट पीक माना जाता है। उन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। यह नाम न्याय, साहस और ज्ञान से जुड़ा था। उन्होंने गुजरात और मालवा के पश्चिमी क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का और विस्तार किया। उन शक पश्चिमी क्षत्रपों को हराया जिन्होंने सदियों से वहां शासन किया था। यह विक्ट्री गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी बंदरगाहों तक पहुंच दिलाई। अब हम रोम और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर के देशों के साथ सीधे व्यापार कर सकते थे। हमारे सामान, मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर की बहुत डिमांड थी और बदले में बहुत सारा धन साम्राज्य में आया। विक्रमादित्य के दरबार का सबसे फेमस एस्पेक्ट नवरत्न था। उनमें सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे, शकुंतला और मेघदूत। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने यहां कई साल बिताए और एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा। उन्होंने लिखा कि लोग खुश और समृद्ध थे, सरकार जस्ट और एफिशिएंट थी। इसका क्या मतलब है बच्चों? जब हम इस पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं, जीरो, लौह स्तंभ, अजंता की पेंटिंग, कला, विज्ञान, गणित, साहित्य, महान राजाओं द्वारा स्थापित, शांति और धन ने सोचने, बनाने और खोजने के अवसर दिए। हमारी भूमि ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन गई। जीरो और डेसिमल सिस्टम, कल्पना करो बिना जीरो कैसे गिनती होती। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की घूर्णन और साल की लंबाई की सहीतम गणना दी। मेडिसिन में एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स और आयुर्वेद का विज्ञान बदला। मेहरौली का लौह स्तंभ 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगा। हर दिन, चाहे कितना भी चमकीला क्यों ना हो, एक सूर्यास्त के साथ खत्म होना चाहिए। इसी तरह सबसे शानदार साम्राज्य भी अंततः पतन का सामना करता है। इसके कारण कोई एक घटना नहीं थे, बल्कि कई समस्याओं का एक कॉम्बिनेशन था। बाद के गुप्त राजा अपने पूर्वजों जितने सक्षम नहीं थे। सबसे बड़े बाहरी खतरों में से एक उत्तर पश्चिम से आया, हूणों का आक्रमण।
ये अथक योद्धा हमारी धरती पर लहर की तरह आते रहे। ये युद्ध बहुत महंगे थे। शाही खजाने ड्रेन्ड हुए। विशेष रूप से स्कंदगुप्त ने एक बड़ी जीत हासिल की, पर लागत भारी थी। भीतर से प्रांतीय गवर्नर्स अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली हुए। जैसे जैसे पाटलिपुत्र में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, स्थानीय शासकों ने अलग रास्ता अपनाया। साम्राज्य छोटे कमजोर टुकड़ों में टूटने लगा। व्यापार और राजस्व गिरा और बड़बड़ी सेना बनाए रखना असंभव हुआ। 6ठी शताब्दी के मध्य तक शानदार गुप्त साम्राज्य टूटकर छोटे राज्यों में बदल गया। और इस तरह मेरी कहानी खत्म होती है। हमने समय के साथ मिलकर यात्रा की है। उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत गायब नहीं हुई। यह महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, क्योंकि इतिहास सभी का सबसे बड़ा शिक्षक है। गुप्तों ने हमें वे चीजें दी जिनका हम आज भी उपयोग करते हैं। उन संख्याओं के बारे में सोचो जिनका तुम स्कूल में उपयोग करते हो, और जादुई जीरो जो यह सब काम करता है। आयुर्वेद का विज्ञान जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह हमें सिखाती है कि एकता कीमती है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। अतीत का अध्ययन करके हम अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प बना सकते हैं। मैंने यह कहानी तुम्हारे साथ साझा की है ताकि तुम अपनी विरासत पर गर्व कर सको।